हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन का ये हमारा 34वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में गांधी जी के द्वितीय आगमन की चर्चा कर रहे थे, कांग्रेस के कुछ अधिवेशनों की चर्चा कर रहे थे, जंगल सत्याग्रह की चर्चा कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम 1939 के आगे, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि छत्तीसगढ़ में प्रांतीय आम चुनाव भी होने शुरू हो गए थे और किस तरीके से पहले मिस्टर खरे की सरकार बनती है, नारायण भास्कर खरे की सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद में कांग्रेस में आपसी मतभेद होता है, फिर उसके बाद में पंडित रविशंकर शुक्ल को सरकार बनाने का मौका मिलता है और यह सरकार भी कुछ समय के बाद में त्यागपत्र दे देती है। उसके पीछे क्या रीज़न थे, इसकी चर्चा हम कर चुके थे। ठीक, तो लगभग 1939 तक की हम चर्चा कर चुके हैं। अगला महत्वपूर्ण इवेंट है 1940 से, जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में हम जानते हैं। भारत में अब लगभग भारत की आज़ादी के पास हम पहुंच चुके हैं। 1940 से लेकर के 47 तक की कुछ प्रमुख घटनाओं की चर्चा करनी है और आपको पता है कि 1947 में भारत जो है वो आज़ाद हो जाएगा। इस क्रम में हम भारत की आज़ादी के साथ साथ छत्तीसगढ़ की आज़ादी की भी चर्चा करेंगे कि क्या क्या घटनाएं यहाँ पर मुख्य रूप से घटित हुई हैं। और आज की इस वीडियो में हम व्यक्तिगत सत्याग्रह की चर्चा करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा करेंगे और अगर संभवतः आज की वीडियो में हम भारत में जो देशी रियासतों का विलय किस प्रकार से हुआ इसकी चर्चा करेंगे और साथ ही इतिहास की जो हमारी सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम ज्योग्राफी लगभग कवर कर चुके हैं। हिस्ट्री का जो हमारा सेक्शन चल रहा है ये आज की इस वीडियो के साथ में समाप्त हो जाएगा और संभवतः आज का ये वीडियो जो है वो इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद जो भी वीडियो हैं आपको एग्ज़ाम के बाद में मिलते रहेंगे। 11 फरवरी को जो पीएससी का एग्ज़ाम है इसके बाद में हम वीडियो डालेंगे, पर अभी अगर संभव हुआ तो आज का ये लास्ट वीडियो होने वाला है इस सीरीज़ के लिए। तो शुरू करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह से। अगस्त 1940 की ये घटना है। घटना क्या है कि अगस्त 1940 में बम्बई में कांग्रेस की बैठक होती है और इस बैठक में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्वीकृति दे दी। व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब है कि अब हर व्यक्ति अपने आप में अपने क्षेत्र का नेता है और अपने क्षेत्र में किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ाना है आज़ादी प्राप्त करने के लिए, वो उस क्षेत्र के लोगों पर निर्भर करेगा, है ना। अब अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने इस सत्याग्रह को, व्यक्तिगत सत्याग्रह को पूरे देश भर में लागू कर दिया और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी नवंबर 1940 से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हो गए। छत्तीसगढ़ में 27 नवंबर 1940 को सबसे पहले पंडित रविशंकर शुक्ल ने माना, ये नाम पूछा गया है स्थान का, माना रायपुर से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के साथ ही उनको 1 वर्ष की सजा भी हो गई थी। ठीक, लेकिन यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब ये था कि हर व्यक्ति अपने आप में सत्याग्रह में भाग लेगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेता बनना अलग चीज़ है, लेकिन गांधी जी ने तो यहाँ के देश के लोगों से ये अपील कर दिया था कि आप व्यक्तिगत मत स्तर पर या निजी स्तर पर जो भी हो सकता है आज़ादी के लिए वो करने की छूट है अब सभी के पास में। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन कहे जाते हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल। जबकि भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह जब गांधी जी ने शुरू किया तो भारत में सबसे पहले व्यक्ति जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में जाने जाते हैं वो है विनोबा भावे। तो इनका नाम इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से महत्वपूर्ण है, जबकि छत्तीसगढ़ के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल का नाम महत्वपूर्ण है। ठीक, अब जब व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल ने नेतृत्व कर्ता के रूप में आंदोलन चलाया तो राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में इस तरीके के नेताओं ने अपना अपना सहयोग जाहिर किया। जैसे बिलासपुर में राम गोपाल तिवारी, अब इनकी गिरफ्तारी हो गई होगी तो ठाकुर छेदीलाल, मतलब गिरफ्तारी के बाद में ये रुकते नहीं थे, अगला कोई नेता होगा जो व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में स्वयं को घोषित कर देगा। दुर्ग में मुख्य रूप से घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, वीवाई तामस्कर। यहाँ पे अब मैंने जैसे कहा था कि प्रमुख नेताओं का नाम और उनका स्थान लगभग पूरी हिस्ट्री में आपको एक जैसा मिलता रहेगा। रायपुर में हमने बार बार पढ़ा है पंडित रविशंकर शुक्ल,
बिलासपुर में जब भी हमने पढ़ा है तो ठाकुर छेदीलाल का नाम पढ़ा है। दुर्ग जब भी हमने पढ़ा है तो घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, वीवाई तमस्कर का नाम पढ़ा है। तो अब आपको एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो आप उसके स्थान का नाम बता सकें। ठीक, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव हमेशा से धमतरी क्षेत्र में ही ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। ठीक, तो ये प्रमुख नेता थे जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए आगे आना शुरू हुए थे। रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल, यतियतन लाल जैन, अब ये नाम पूछे गए हैं। ठीक है, किस क्षेत्र में व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था यह नाम पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो रायपुर से रविशंकर शुक्ल, यतियतन लाल जैन, बिलासपुर में रामगोपाल तिवारी, ठाकुर छेदीलाल, और एक नाम पूछा गया है यहाँ पे यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव का। रामगोपाल तिवारी, ठाकुर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, वीवाई तमस्कर, ये नाम महत्वपूर्ण है। इसके अलावा धमतरी में छोटेलाल श्रीवास्तव। साथ ही व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो कार्यक्रम था इसमें बहुत सारे सत्याग्रहियों ने एक साथ मिल करके दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था। ठीक, दिल्ली की ओर पैदल मार्च करना शुरू किया, और इस मार्च में या इस पैदल यात्रा में बहुत सारे लोगों को यूपी के पास गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। शुरू हुए थे 2 अप्रैल 1941 से पैदल यात्रा करना शुरू किए, लेकिन 8 अगस्त 1941 को यूपी के ललितपुर के पास में बहुत सारे लोगों को पुलिस ने पकड़ करके और जेल में डाल दिया। ठीक, इस समय पंडित रविशंकर शुक्ल जेल में थे। जेल में क्यों थे मैंने बताया। पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर से व्यक्तिगत सत्याग्रही थे और इनको जेल में डाल दिया गया था 1 साल के लिए। ठीक है, 27 नवंबर 1940 को इनको जेल में डाला गया था और उससे 1 साल की सजा सुनाई गई थी। मतलब लगभग ये नवंबर 1941 तक जेल में रहने वाले थे। इसी बीच ये जो पैदल यात्रा था, ठीक है, सत्याग्रहियों का, ये शुरू हो गया था। तो एक्चुअली में यहाँ पे ब्रॉड लेवल पर या हायर लेवल पे कोई बड़ा नेता नहीं था। जो भी लीडर थे संभवतः पंडित रविशंकर शुक्ल होते तो सभी का नेतृत्व कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो तो स्वयं जेल में थे और बाकी जितने लोग यहाँ पे पैदल मार्च करके दिल्ली जाने के लिए निकले थे, ज़्यादातर लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा था। अगला है क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन में हम पढ़ते हैं कि भारत में इसका क्या प्रभाव रहा था। तो क्रिप्स मिशन के बारे में आपको पता है कि इनका आगमन क्यों हुआ था, इनका विरोध क्यों हुआ था। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ते हैं। इंडियन हिस्ट्री के क्लासेस में मैं इन चीज़ों को बहुत डिटेल में कवर कर चुका हूँ। क्रिप्स मिशन कब आया, क्यों आया, कितने सदस्य थे, ये सब चर्चा कर चुका हूँ। तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से हमको क्या चीज़ें जाननी चाहिए। छत्तीसगढ़ में बताया गया है कि ई राघवेंद्र राव की भूमिका क्या थी। यहाँ पे स्टीफर्ड क्रिप्स के मिशन के नेतृत्व में यह जो दल था क्रिप्स मिशन, यह भारत आया था और ई राघवेंद्र राव इस समय वायसराय की काउंसिल में गृह रक्षा सदस्य के रूप में पदस्थ थे। यह प्रश्न पूछा गया है कि जिस समय भारत में क्रिप्स मिशन आया उस समय ई राघवेंद्र राव किस पद पर तैनात थे। तो ई राघवेंद्र राव भारत सरकार के, मतलब ब्रिटेन की जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार के वायसराय काउंसिल में गृह रक्षा सदस्य के रूप में पदस्थ थे, तैनात थे। ठीक, क्रिप्स मिशन के बारे में ये चीज़ महत्वपूर्ण है। अगला है रायपुर षड्यंत्र केस। अब मैंने बताया कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की छूट दे दी है, मतलब हर एक व्यक्ति अपने तरफ से प्रयास करो, देश को आज़ादी दिलाना ही है, जिसको जैसा समझ में आता है करो। 1942 में रायपुर में एक व्यक्ति हैं परसराम सोनी नाम से। परसराम सोनी ने क्या किया है, ये लोगों को मतलब क्रांतिकारियों को विस्फोटक सामग्री सप्लाई किया करते थे। ये गन, गोला बारूद ये सब बना करके और लोगों को सप्लाई करते थे। ठीक, तो इनका ये कार्यक्रम 1937 से लेकर के 1947 तक बेहतरीन ढंग से चल रहा था। लेकिन एक बार एक घटना हो जाती है रायपुर के रावण भाटा क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है रायपुर के ईदगाह भाटा और रावण भाटा मैदान, ये दोनों जगहों पे ये क्या कर रहे थे, गन वगैरह बनाने का या विस्फोटक सामग्री बनाने का फैक्ट्री बनाए हुए थे। लेकिन एक बार ईदगाह भाटा में गलती से बम फट जाता है और आसपास के लोगों को इसकी खबर लग जाती है। उस समय राजकुमार कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने सरकार को या अंग्रेज़ों को इसका खबर दे दिया।
ठीक। और इसके बाद में ईदगाह भाटा और रावण भाटा मैदान में छापा पड़ जाता है और बहुत सारे लोग यहाँ पे गिरफ्तार हो जाते हैं। इसके बाद में परसराम सोनी ने दोबारा एक जगह चुना, इसका नाम था ओरिएंटल होटल। ओरिएंटल होटल मालवीय रोड के पास में अपना नया अड्डा बनाया और यहाँ से गोला बारूद बम बनाने लग गए थे। ठीक, तो इस पूरे घटना को कहा जाता है रायपुर षड्यंत्र केस। रायपुर षड्यंत्र केस कब हुआ है? 1942 में। परसराम सोनी प्रमुख नेता थे। 1937 से लेकर के 47 तक ये विस्फोटक सामग्री बनाने में संलिप्त रहे। उसके बाद में राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य मिस्टर ग्रियर्सन ने इस घटना की सूचना दी थी पुलिस को, और बाद में कुछ मुखबिरों का नाम भी सामने आया, जैसे कि एक व्यक्ति का नाम है शिवनंदन प्रसाद। शिवनंदन प्रसाद ने पुलिस को सूचना दे दिया था और जिसके कारण पुलिस अधिकारियों ने परसराम सोनी को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक, बाद में परसराम सोनी को 7 साल की सज़ा हो जाती है और रविशंकर जी के हस्तक्षेप की वजह से जल्दी ही इनको आज़ादी मिल जाती है। ठीक है, तो 1946 में इनको रिहा कर दिया गया था। अब प्रमुख घटनाओं की मैं चर्चा कर चुका हूँ, इसमें से यही कुछ प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं। वर्ष, व्यक्ति का नाम, घटना कौन सी है, कौन से व्यक्ति ने मुखबरी की थी, मुखबरी में शिवनंदन प्रसाद का नाम आता है, और एक व्यक्ति हैं मिस्टर ग्रियर्सन। मिस्टर ग्रियर्सन जो थे राजकुमार कॉलेज के प्रिंसिपल थे। और साथ ही परसराम सोनी कब गिरफ्तार हुए यह चीज़ पूछा गया है। तो 1940 ये गिरफ्तार हुए थे 1942 में और 1946 में इनको रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, हालांकि इनको 7 साल की सज़ा हुई थी, तो 1942 से 46 तक ये सज़ा काटे थे और अपना सज़ा पूरा होने से पहले ही पंडित रविशंकर शुक्ल की मदद से ये जेल से आज़ाद हो गए थे। ठीक है, तो इसको कहा जाता है रायपुर षड्यंत्र केस। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन एक देशव्यापी आंदोलन था। छत्तीसगढ़ ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इस आंदोलन में। क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं थी छत्तीसगढ़ में, इसकी चर्चा हमको करनी है। सबसे पहले है वर्धा प्रस्ताव। वर्धा प्रस्ताव का मतलब है वर्धा में गांधी जी के द्वारा जो प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसको वर्धा से जारी किया गया। वर्धा मतलब नागपुर का क्षेत्र है वर्धा। तो गांधी जी के द्वारा वर्धा बैठक से जो प्रस्ताव लोगों के समक्ष रखा गया, इसको कहा गया है वर्धा प्रस्ताव। ठीक, और उसके बाद में कांग्रेस के ही वर्धा अधिवेशन में इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया और पूरे देश में क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन लागू हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया। इस आंदोलन के बाद में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, मतलब अब लोगों को पूरी छूट मिल गई थी। अभी तक हमने देखा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू करवा दिया था, लेकिन अभी भी हिंसात्मक आंदोलन से गांधी जी बचना चाहते थे। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया। गांधी जी चाहते थे कि अब जिसको जैसा मन है वैसा कार्रवाई करे, बस हमको अब आज़ादी चाहिए। ठीक, तो एक्चुअली में इस पूरे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है, इसकी शुरुआत के बारे में यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। इंडियन हिस्ट्री में भी ये फैक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। जैसे मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव हालांकि वर्धा प्रस्ताव के रूप में कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में रखा गया था, लेकिन एक्चुअली में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। कब होता है? 8 अगस्त 1942 को। ठीक, कई जगहों पे 9 अगस्त भी मिलेगा, तो 8 अगस्त या 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के शामिल सदस्यों में कौन कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल, लक्ष्मी नारायण, द्वारिका प्रसाद, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, यतियतन लाल जैन, बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त और खूबचंद बघेल, ये प्रमुख नेता थे जो कि वर्धा अधिवेशन में शामिल थे। इसके बाद जैसे ही पुलिस को इस बात की खबर लगती है कि क्विट इंडिया मूवमेंट नाम से एक आंदोलन शुरू हो गया है, इन्होंने ब्रिटिशर्स ने ऑपरेशन ज़ीरो आवर नाम से एक ऑपरेशन चलाया, जिसके अंतर्गत सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया गया। ऑपरेशन ज़ीरो आवर क्या था? तो प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से संबंधित यह ऑपरेशन था ब्रिटिशर्स के द्वारा, या ब्रिटेन की जो सेना थी छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में, तो लोगों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन ज़ीरो आवर चलाया गया।
अब मलकानपुर नाम की एक घटना है, इसमें क्या महत्वपूर्ण है, तो छत्तीसगढ़ के जो लोग थे जो कि महाराष्ट्र गए हुए थे या वर्धा गए हुए थे, वो जब वापस आ रहे थे तो मलकानपुर मतलब छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा के बीच में है मलकानपुर, वहाँ पे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यही है मलकानपुर की घटना। ऑपरेशन ज़ीरो आवर ब्रिटेन की सरकार पहले ही लॉन्च कर चुकी थी, और मलकानपुर की घटना ये है कि इसी ऑपरेशन ज़ीरो आवर के तहत छत्तीसगढ़ के बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, कब किया गया? 8 और 9 अगस्त के दौरान बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इसमें प्रमुख रूप से पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, छेदीलाल, लक्ष्मी नारायण दास, यतियतन लाल जैन, ये सभी प्रमुख हैं। ठीक, इसके बाद में प्रमुख नेता और उनको गिरफ्तार किए जाने का स्थल, तो मलकानपुर में तो पंडित रविशंकर शुक्ल के साथ इनके जितने शामिल जो नेता थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। अलग अलग क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पे जब गिरफ्तारी शुरू हुई तो रायपुर से किसको गिरफ्तार किया गया? त्रेतानाथ तिवारी, याकूब अली को। बिलासपुर से अमर सिंह सहगल, हरनारायण वाजपेयी। दुर्ग से रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल, लक्ष्मण सिंह देशमुख को। बेमेतरा से वीवाई तमस्कर, और नागपुर से रामकृष्ण ठाकुर, वल्लभदास गुप्ता। जितने लोग वर्धा गए हुए थे उनको तो आधे रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिए। वर्धा से वापस आने के टाइम, बम्बई अधिवेशन से जब वापस आ रहे थे उसी टाइम गिरफ्तार हो गए थे। जो बचे खुचे प्रमुख नेता थे उनको चुन चुन करके छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों से गिरफ्तार किया गया। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है रायपुर में क्या क्या घटनाएं हुई। तो इस गिरफ्तारी के विरोध में, या यूं कहें कि सभी भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में अब रायपुर में विशाल जुलूस का आयोजन हुआ है। 9 अगस्त 1942 को प्रमुख नेता गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जो बचे खुचे नेता हैं वो अब अलग अलग जगहों पे अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। तो रायपुर में विशाल जुलूस का आयोजन किया जाता है 9 अगस्त 1942 को गांधी चौक में। नेता कौन है? त्रेतानाथ तिवारी। इसके बाद ये भी गिरफ्तार हो जाते हैं। इस जुलूस में कुछ और लोग भी शामिल थे, कमल नारायण शर्मा, रणवीर सिंह शास्त्री, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति है ना, इनके बारे में और पढ़ने को मिलेगा। तो जय नारायण पांडे, ये कुछ प्रमुख नेता थे जो कि विशाल जुलूस में शामिल थे। क्या क्या बातें याद रखनी है? रायपुर में विशाल जुलूस का आयोजन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। कहाँ से? गांधी चौक से। साथ ही इस विशाल जुलूस का कारण क्या था? इस विशाल जुलूस के आयोजन का कारण ये था कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी ने जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन शामिल किया, वहाँ से गांधी जी गिरफ्तार हो गए, वर्धा या बम्बई अधिवेशन के बाद से। इधर छत्तीसगढ़ आते आते बॉर्डर पे बाकी जो नेता थे छत्तीसगढ़ के, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और अगले दिन से, मतलब 9 अगस्त के बाद में जैसे जैसे इस आंदोलन की खबर फैली और लोगों ने या नेताओं ने अपने हिसाब से कार्यक्रम शुरू किए, जैसे कि यहाँ पे त्रेतानाथ तिवारी ने विशाल जुलूस निकाला, तो इनको घटनाओं के साथ साथ तुरंत गिरफ्तारी यहाँ पर की जाने लगी। जैसे ही जुलूस निकाला गया, त्रेतानाथ तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया, और बाकी लोग जो भी कार्रवाई कर रहे थे अलग अलग जगहों पे अपने अपने हिसाब से, उनको वहाँ पे गिरफ्तार करते चले गए थे। ठीक है, तो इन सभी का रीज़न क्या था? क्योंकि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, और भारत छोड़ो आंदोलन का जैसे ही वहाँ से घोषणा हुआ था, गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। बाकी जहाँ जहाँ पे आंदोलन के समर्थन में कार्यक्रम हो रहे थे वहाँ पे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। अब इस पूरे जुलूस को नियंत्रित करने के लिए किसको बुलाया गया? तो यहाँ पे एक व्यक्ति हैं R.K. पाटिल। ये रायपुर के डिप्टी कमिश्नर थे उस समय। यह रायपुर के इस विशाल जुलूस को नियंत्रित करने वाले लोगों में शामिल थे। साथ ही पुलिस के बस की तो अब नहीं थी, पुलिस के बस की बात नहीं थी इतनी भीड़ को नियंत्रित करना, इसीलिए पुलिस ने वहाँ के प्रमुख जो जन नेता थे उनसे भी सहयोग मांगा, जैसे कि जय नारायण पांडे, रणवीर सिंह शास्त्री, कमल नारायण शर्मा। इन सभी के प्रयासों से जो अनियंत्रित भीड़ थी उसको नियंत्रित किया गया और धीरे धीरे यह जो जुलूस था वो शांत होने लगा। अगला है रायपुर विद्यार्थियों का जुलूस। जो 9 अगस्त वाला विशाल जुलूस है वो तो आम पब्लिक के लिए था, कोई भी आके उस जुलूस में शामिल हो गया। रायपुर में जो कॉलेजेस थे उनके स्टूडेंट्स ने भी जुलूस निकाला 10 अगस्त 1942 को रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा। ठीक है, अब इस जुलूस के बाद रणवीर सिंह शास्त्री को गिरफ्तार कर लिया गया। देख रहे हो, रणवीर सिंह शास्त्री को एक दिन पहले इन्होंने क्या किया था, रायपुर का जो जुलूस था उसको नियंत्रित करने के लिए बुलाया था, और जब
रणवीर सिंह शास्त्री ने अपना पर्सनल एक जुलूस निकाल दिया विद्यार्थियों का, तो इनको वहाँ से उठा करके लेके चले गए। तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के विद्यार्थियों का जुलूस था, उसका नेतृत्व कर रहे थे रणवीर सिंह शास्त्री और ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ठीक, इसके बाद में रणवीर सिंह शास्त्री जो थे वो जब बाद में आज़ाद हो जाते हैं जेल से, उसके बाद वो क्या करते हैं, फिर वो हिंसक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे रेल के डिब्बों के कनेक्शन काट देते हैं, टेलीफोन के वायर्स जो तार थे वो सब काट देते हैं, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं, ये सारे काम करने लगते हैं और इसकी वजह से उनको पुनः जेल भेज दिया जाता है। ठीक, अगले प्रमुख व्यक्ति हैं, अच्छा रायपुर डायनामाइट कांड है, अगला प्रमुख घटना है रायपुर डायनामाइट केस। 1942 में यह घटना होती है। इसके नेता थे बिलख नारायण अग्रवाल। अब दो घटनाएं हैं, याद रखिएगा, एक तो था रायपुर षड्यंत्र केस परसराम सोनीवाला, और एक है रायपुर डायनामाइट कांड बिलख नारायण अग्रवाल वाला। बिलख नारायण अग्रवाल इस रायपुर डायनामाइट कांड के नेता थे और इनके सहयोगी कौन हैं, ईश्वरी चरण शुक्ल, जयनारायण पांडे, नागरदास बावरिया और सुधीर मुखर्जी। सुधीर मुखर्जी का नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, इनका नाम पूछा गया है। इसके अलावा नारायण दास राठौर। ये सब लोग क्या कर रहे थे जिसकी वजह से इसको डायनामाइट कांड कहा गया? एक्चुअली में जितने लोगों को, जितने क्रांतिकारी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में बंद किया गया था, ये लोग क्या चाहते थे, जो डायनामाइट कांड के जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि क्यों ना जेल की दीवार को ही हम बम से उड़ा दें ताकि जितने भी नेता वहाँ पे कैद हैं उन सभी को रिहा किया जा सके। तो ये लोग डायनामाइट बनाते हैं, दीवार के पास लगाते हैं, लेकिन जो जेल की जो दीवारें थे उसको तोड़ने में असमर्थ हो जाते हैं, उसको तोड़ नहीं पाते हैं। और इस पूरी घटना के पीछे भी एक मुखबिर हो जाता है जिसने पुलिस को सूचना दे दी। कौन कौन लोग इस पूरी घटना में इन्वॉल्व था इसके बारे में, इस मुखबिर का नाम है अविनाश संग्राम। ठीक, लेकिन अविनाश संग्राम के मुखबिरी के बावजूद जितने डायनामाइट कांड के जितने लीडर्स थे वो विस्फोट तो कर देते हैं, लेकिन शायद जेल की दीवार इतनी नहीं टूट पाती कि सभी को आज़ाद किया जा सके, इसीलिए इनका ये जो प्लान था वो फेल हो जाता है। ठीक है, प्लान क्या था, जेल की दीवार पे के पास बम उड़ाएंगे और बम फोड़ करके जेल की दीवार तोड़ देंगे, जितने लोग वहाँ की जमा है गिरफ्तार करके जिनको रखा गया है जेल में उनको रिहा करवा लेंगे। लेकिन इनका ये प्लान फेल हो जाता है। एक मुखबिर था, उसका नाम याद रखिएगा, अविनाश संग्राम, और एक व्यक्ति हैं जिनका नाम मैंने आपसे बताया था, सुधीर मुखर्जी। सुधीर मुखर्जी इस पूरे घटना में बम बनाने का प्रशिक्षण दे रहे थे। ठीक है, मतलब सुधीर मुखर्जी जो है वो केमिकल्स के अच्छे जानकार थे। ठीक, इसके बाद में श्री यदु नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी लाल सेना नाम के एक क्रांतिकारी संगठन का निर्माण किया है। हालांकि ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, मैच द फॉलोइंग टाइप की कहीं स्टेटमेंट में पूछा गया होगा, पर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा गया है। फिर भी याद रखिएगा, हिंदुस्तानी लाल सेना के इस संगठन के जनक कौन थे, श्री यदु। बाकी ये डायनामाइट कांड क्या था, कौन प्रमुख नेता थे, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। फिर से एक बार देखिएगा, रायपुर डायनामाइट कांड 1942, बिलख नारायण अग्रवाल प्रमुख नेता थे, सुधीर मुखर्जी ये बम बनाने का प्रशिक्षण दे रहे थे, अविनाश संग्राम यह मुखबिरी करता है, और यह जो पूरा प्लान था वो फेल हो जाता है। इसके बाद में कुछ पत्रिकाओं के नाम भी हैं। अग्रदूत पत्रिका 1942 में शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में। इसके संपादक कौन थे, केशव प्रसाद वर्मा। अगला है बिलासपुर में घटनाक्रम। अभी तक जो हम चर्चा कर रहे थे वो लगभग रायपुर के आसपास थी। बिलासपुर में क्या घटनाएं हुई है 1942 के बाद में, तो यहाँ पे भी जो प्रमुख नेता थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। प्रमुख नेता कौन कौन है इसके बारे में आपको पता ही है। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अगर देखें तो 10 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ है, 8 अगस्त या कहीं पे 9 अगस्त भी मिलता है, 8 या 9 अगस्त करेक्ट आंसर है। उसके बाद में छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में इससे संबंधित कार्यक्रम लागू होना शुरू हो गए थे। बिलासपुर में बहुत सारी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें प्रमुख नेता थे अमर सिंह सहगल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, डॉक्टर रामचरण राय, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। इसके साथ में रामगोपाल तिवारी, मुकुंद राव चिकले, गणेश प्रसाद, चिंतामणि और तलवार, ये सभी कुछ प्रमुख नेता थे जिनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये 3 के बारे में एग्जाम में पूछा गया है। अगला है विशाल सभा का आयोजन बिलासपुर में। 15 अगस्त 1942 को विशाल सभा का आयोजन होता है और इस आयोजन के जो प्रमुख नेता थे उनकी गिरफ्तारी भी यहाँ पर की जाती है। विशाल सभा के आयोजनकर्ता थे कालीचरण और गिरफ्तारी हुई थी किसकी, हरिनारायण वाजपेयी की।
15 अगस्त 1942 को कालीचरण की अध्यक्षता में एक सभा हो रही थी। इस सभा के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। यह भी प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न एक्चुअली में सिर्फ ये पूछा गया था, इसको कनेक्ट करके पूछा गया है। ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है इसको पूछा गया है कि बिलासपुर में 15 अगस्त 1942 को किस जगह पर भीड़ पर लाठीचार्ज किया गया। तो जगह का नाम तो दे दिया है बिलासपुर, और साथ में ये पूछा गया था कि इस विशाल सभा का नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो नेतृत्व कर रहे थे कालीचरण, और गिरफ्तारी हुई थी हरिनारायण वाजपेयी की। नेक्स्ट है बिलासपुर में विशाल जुलूस। अभी हम बात कर रहे थे उसके बारे में, वो है विशाल सभा मतलब बैठक के रूप में। ये विशाल जुलूस मतलब पैदल यात्रा है। 2 अक्टूबर 1942 को एक पैदल मार्च निकाला जाता है, जुलूस निकाला जाता है, जिसके प्रमुख नेता थे भुवन भास्कर सिंह। ठीक, और इन सभी को भी एक एक करके गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस ने यहाँ पर धारा 144 लागू किया हुआ था। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे प्रमुख घटनाक्रम है, जिसमें से जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं मैं उनकी चर्चा कर चुका हूँ। नेक्स्ट है दुर्ग में। 1942 के बाद दुर्ग में क्या क्या घटनाएं हुई हैं। तो दुर्ग के प्रमुख नेताओं के बारे में हमको पता ही है। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, गणेश प्रसाद, रत्नाकर झा, रघुनंदन सिंगरौल, वीवाई मस्कर, ये सभी प्रमुख लीडर्स हैं। दुर्ग में विशाल जुलूस का आयोजन हुआ था 9 अगस्त 1942 को, जिसमें प्रमुख नेता जिनकी गिरफ्तारी हुई थी। अब ऐसे नेताओं का ही नाम आपको देखने को मिलेगा जो कि दुर्ग से संबंधित हैं। एक एक्स्ट्रा नाम याद रखिएगा, लक्ष्मण सिंह देशमुख, ये भी दुर्ग से संबंधित हैं। दुर्ग विशाल जुलूस में इनको गिरफ्तार किया गया। पाटन जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, पाटन दुर्ग, यहाँ पे भी विशाल जुलूस का आयोजन हुआ था। यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे रामदेव आचार्य। ठीक, इसके बाद में दुर्ग में जो प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं उसमें एक तो है कचहरी में आगजनी की जाती है और नगर पालिका भवन में आगजनी की जाती है। ठीक, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। दोनों घटनाएं जो है महत्वपूर्ण हैं, कचहरी वाला भी और नगर पालिका भवन वाला भी। तो कचहरी में 28 अगस्त 1942 को आगजनी की जाती है रघुनंदन सिंगरौल के द्वारा, और इनके सहयोगी थे मोतीलाल श्रीवास्तव। नगर पालिका भवन में 5 सितंबर 1942 को रघुनंदन सिंगरौल के द्वारा आगजनी की गई है, और यहाँ पे इनके सहयोगी है जसवंत सिंह ठाकुर। सहयोगियों के बारे में पूछा नहीं गया है, लेकिन जो प्रमुख स्थान है जैसे कि कचहरी हो गया या नगर पालिका भवन हो गया, यहाँ पे कब कब और किसने आगजनी किया है इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर एक और फैक्ट दिया गया है, एक और पॉइंट दिया गया है जो कि थोड़ा विवाद से बचा सकता है आपको। आयोग ने जो दुर्ग के जिला कचहरी में आगजनी की घटना है इसको 21 अगस्त लिया है आंसर के तौर पे, और व्यापम में इसको लिया गया है 28 अगस्त। तो अगर पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पीएससी में अगर ऑप्शंस आपको मिलते हैं 21 अगस्त वाला, तो 21 अगस्त 1942 करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आप व्यापम का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो वहाँ पे अगर ऑप्शन में रहता है 28 अगस्त, तो 28 अगस्त 1942 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा 21 अगस्त 1942 को रघुनंदन सिंगरौल, यही व्यक्ति हैं जो कि हिंसात्मक गतिविधियों में संलिप्त हैं। तो रघुनंदन सिंगरौल ये कचहरी में आग लगा दिए हैं, नगर पालिका भवन में आग लगा दिए हैं, टेलीफोन तार कनेक्शन काट दिए हैं। ठीक, ये सभी जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं कौन कर रहे हैं दुर्ग में? रघुनंदन सिंगरौल। ठीक, ये प्रमुख चीज़ें थी दुर्ग से संबंधित। अन्य घटनाओं में देखें तो नागपुर के हाई कोर्ट में तिरंगा फहरा दिया जाता है। नागपुर के हाई कोर्ट में तिरंगा फहरा दिया जाता है। उस समय जहाँ पे ब्रिटेन का झंडा फहरना चाहिए था वहाँ पे ये लोग तिरंगा झंडा फहरा देते हैं 9 सितंबर 1942 को। इस पूरे घटना के नेता कौन थे? ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ठाकुर रामकृष्ण सिंह इनके नाम पूछा गया है, घटना के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने कहाँ पे? नागपुर हाई कोर्ट भवन में तिरंगा झंडा फहरा दिया। कब? सितंबर 1942 में, 9 सितंबर 1942 में। बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में इनको कुछ समय के बाद में रिहा भी कर दिया गया। इसी तरीके से 1942 के बाद में 1946 के दौरान कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे समोदा में राजनीतिक सम्मेलन, इसके अध्यक्ष थे या नेता थे खूबचंद बघेल। सिर्फ इवेंट का नाम और व्यक्ति का नाम महत्वपूर्ण है, डेट वगैरह बहुत याद रखने का प्रयास मत करेंगे। समोदा में खूबचंद बघेल राजनीतिक सम्मेलन को चेयर कर रहे हैं या अध्यक्षता कर रहे हैं। बिलासपुर में विद्यार्थी सत्याग्रह, इसका नेतृत्व कर रहे हैं भुवन भास्कर सिंह। और बेमेतरा में
तहसील राजनीतिक सम्मेलन में नेतृत्व है मोहनलाल बाकलीवाल का, नेतृत्व करता है मोहनलाल बाकलीवाल। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है, पूर्वी राज्य संघ का गठन कब किया गया है? पूर्वी राज्य संघ, इसका गठन किया गया है अगस्त 1946 में। इसका मुख्यालय बनाया गया था रायपुर और अध्यक्ष थे रामानुज प्रताप सिंहदेव। ठीक, उसके बाद में 1946 के बाद में आपको पता है कि एक कैबिनेट मिशन भारत भेज दिया जाता है, जिन्होंने भारत में संविधान बनाने का प्रस्ताव रखा और उसके हिसाब से फिर एक संविधान सभा का गठन कर दिया जाता है। तो जब संविधान सभा का गठन किया गया, उसमें उस संविधान सभा में कितने लोग शामिल थे छत्तीसगढ़ से? तो टोटल 6 लोग शामिल थे। कौन कौन? तो ब्रिटिश प्रांत कहने का मतलब है कि जो पूरा एरिया ब्रिटिशर्स के अधीन आता था। तो ब्रिटिश प्रांत से 3 लोग शामिल थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल और घनश्याम सिंह गुप्त। इसके अलावा जो देशी रियासत थे, मतलब जहाँ पे राजा का शासन होता था, देशी रियासतों से रघुराज सिंह, रामप्रसाद पोटाई और पंडित किशोर मोहन त्रिपाठी, ये 6 व्यक्ति हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों से संविधान सभा में नेतृत्व कर रहे हैं या संविधान सभा में सदस्य के रूप में शामिल हैं। अब इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ में सामंती नरेशों की ओर से निर्वाचन किसका हुआ है? तो 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है और दोनों बार ऑप्शन लिया गया है रघुराज सिंह, जो कि सरगुजा के दीवान थे। नाम याद रखिएगा, रघुराज सिंह सरगुजा के दीवान थे। ऑप्शन में किशोर मोहन त्रिपाठी का भी नाम दिया गया था। ठीक है, प्रश्न पूछा है छत्तीसगढ़ में सामंती नरेशों की ओर से निर्वाचन के नेतृत्व कौन कर रहे थे? यह प्रश्न 2022 के परीक्षाओं में 2 बार पूछा गया है और रघुराज सिंह यहाँ पर करेक्ट आंसर लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन हो सकता है वहाँ पे मैं आपसे सीधा आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। अगर ये प्रश्न फ्यूचर में कभी रिपीट होते हैं तो याद रखिएगा रघुराज सिंह सबसे बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट है संविधान निर्मात्री सभा का प्रथम अधिवेशन। इसके बारे में तो आप पॉलिटी में पढ़ते ही हैं। 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ था, दूसरा बैठक हुआ 11 दिसंबर को, तीसरा बैठक हुआ था 13 दिसंबर को। तो 9, 11, 13 को 3 बैठकें हुई थी। अलग अलग डेट अलग अलग वजहों से महत्वपूर्ण है। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई है और इस पहली बैठक में घनश्याम सिंह गुप्त को हिंदी प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक, इसके अलावा आज़ादी के समय ठाकुर प्यारेलाल सिंह को काउंसिल ऑफ एक्शन से छत्तीसगढ़ स्टेट का अध्यक्ष बनाया गया था। ठाकुर प्यारेलाल सिंह को छत्तीसगढ़ स्टेट का अध्यक्ष बनाया गया था। किस चीज़ के लिए? काउंसिल ऑफ एक्शन के लिए। ठीक, इसके बाद में 15 अगस्त 1947 देश में जैसे ही हमारा संविधान बनने का तैयारी शुरू होता है, उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने एक तिथि घोषित कर दिया था कि हम इस तिथि को भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन उससे पहले ही 15 अगस्त 1947 को यह भारत को आज़ाद कर देते हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान के रूप में और 15 अगस्त को भारतीय क्षेत्र को आज़ाद कर दिया जाता है। ठीक, इस पूरी आज़ादी के बाद में अलग अलग जगहों पे झंडा फहराया गया और झंडा फहराने का जो कार्यक्रम था, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से जगह पे किसने झंडा फहराया। तो वामन राव लाखे गांधी चौक रायपुर में झंडा फहराए हैं। R.K. पाटिल पुलिस लाइन रायपुर में झंडा फहराए हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल सीताबर्डी चौक नागपुर में झंडा फहराए हैं। घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग में, रामगोपाल तिवारी गांधी चौक बिलासपुर में। एक है गांधी चौक रायपुर, एक है गांधी चौक बिलासपुर, कंफ्यूज नहीं होंगे। गांधी चौक रायपुर में वामन राव लाखे, गांधी चौक बिलासपुर में रामगोपाल तिवारी, ये सभी जो है वो झंडा फहरा रहे हैं अलग अलग स्थानों पे। इस प्रकार जो भारत की आज़ादी का जो सपना था वो पूरा होता है और इसी के साथ पूरे देश की आज़ादी होती है और देश की आज़ादी के साथ में छत्तीसगढ़ भी अपने आप ही आज़ाद हो गया था। अब इस पूरे टॉपिक के बाद में कुछ मिसलिनियस टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, इनको हम फटाफट कवर करते चलते हैं ताकि आज के इस वीडियो में हमारा इस वीडियो सीरीज़ का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाए। छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन, हम कहाँ पे किसानों का आंदोलन हुआ है इसके बारे में चर्चा कर ही चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ आंदोलन हैं जिनके बारे में शायद चर्चा रह गया है। एक है बेगार विरोधी आंदोलन। बेगार विरोधी आंदोलन कहाँ पे हुआ है? राजनांदगांव में, और इसके नेता थे सेवता ठाकुर। सेवता ठाकुर के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अगला है डोंडी लाहौरा में जमींदारी में
किसान आंदोलन, डोंडी लोहारा जमींदारी में किसान आंदोलन 1937-39 के बीच में हुआ है और इस आंदोलन के नेता थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल और पंडित रत्नाकर झा। इनके सहयोगी थे वली मोहम्मद। ये प्रश्न 2018 में भी पूछा गया है, 2016 में भी पूछा गया है। ठीक, तो जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं बस उनको अब चर्चा करते चलेंगे। अगला है प्रांतीय किसान सम्मेलन। ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं जिनकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ, पर फिर भी जहाँ पे लगता है कि प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि प्रांतीय किसान सम्मेलन के बारे में प्रश्न, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है आनंद समाज पुस्तकालय के बारे में। ठीक है, आनंद समाज पुस्तकालय में प्रांतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसके अध्यक्ष थे कन्हैया लाल मिश्र। इसके बाद में छुई खदान रियासत में लगानबंदी आंदोलन चलाया गया था 1938-39 के आसपास में। नेतृत्व करता थे राम नारायण मिश्र हर्षुल। ठीक, छुई खदान रियासत के अंतर्गत आएगा। सारंगढ़ में किसान आंदोलन 1941 में नेता थे दानी राम पटेल। कांकेर में किसान आंदोलन नेता थे इंदू केवट। इनका नाम याद रखिएगा, मुझे ध्यान आ रहा है किसी पेपर में इंदू केवट का नाम पूछा गया था। 1944-45 में ये किसान आंदोलन चल रहा था। इसके बाद में शक्ति क्षेत्र में किसान आंदोलन 1947 में शक्ति में किसान आंदोलन हुआ है। नेतृत्व करते थे यहाँ के स्थानीय निवासी। ठीक, अब छत्तीसगढ़ की जो देसी रियासत है इनके बारे में प्रश्न पूछा गया है। आपको पता है कि 1947 में भारत की आज़ादी के बाद पूरा जो देश था उसके सामने दो ऑप्शन था कि वो चाहें तो पाकिस्तान के साथ मिल जाए। जो अलग अलग राजा रजवाड़े थे उनके पास ऑप्शन था कि वो चाहें तो पाकिस्तान के साथ मिल जाए, चाहें तो भारत के साथ मिल जाए, या चाहें तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में लगभग 550 के आसपास देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया जाता है। साम दाम दंड भेद, जैसा तरीका उनको ठीक लगता है उस तरीके से वो क्या करते हैं, सभी क्षेत्रों को भारत में मिला लेते हैं। 3 मुख्य क्षेत्र थे, 3 मुख्य रियासतें थी जो कि परेशान कर रहे थे। एक तो था हैदराबाद, एक तो था आपका जूनागढ़ और एक था आपका कश्मीर। ठीक, तो इन तीनों को अलग अलग तरीके से भारत में शामिल किया गया, पर अल्टीमेटली शामिल कर लिया गया। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी कुछ देशी रियासत थे। देशी रियासत कहने का मतलब है जहाँ पे पुश्तैनी राजा रजवाड़ों का शासन था। तो जो रियासत थे, ऐसे कुल कितने रियासत थे, तो छत्तीसगढ़ में कुल 14 रियासत थे जो कि सरदार पटेल के नेतृत्व में भारतीय संघ में शामिल कर लिए गए थे। अब हाल ही में यहाँ से कुछ अच्छे लेवल के प्रश्न बनते दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कुल कितनी रियासतें थी, तो 14 रियासत थी। ये तो एक सिंगल फैक्ट हो गया। प्रश्न ये भी पूछा है, जैसे कि एक क्वेश्चन फ्रेम किया कि इनमें से कौन सी रियासत छत्तीसगढ़ में शामिल नहीं थी। अब उसमें 3 ऑप्शन ऐसे दे देगा जो कि इन 14 रियासतों में इंक्लूडेड हैं। एक कोई ऐसा रियासत का नाम दे देगा जो कि या तो एग्जिस्ट नहीं करता या तो उस समय रियासत के रूप में छत्तीसगढ़ में शामिल नहीं था। इसी प्रकार एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया था जिसमें कि एक लास्ट ऑप्शन दिया गया था डोंगरगढ़ को। ठीक, 3 ऑप्शन दे दिया गया था इन 14 रियासतों में से और एक ऑप्शन था डोंगरगढ़। तो डोंगरगढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ में रियासत नहीं रहा है। तो कौन कौन सा रियासत रहा है ये तो पता होना ही चाहिए, तब तो आप बता पाएंगे कि कौन सा रियासत नहीं है। तो मुख्य रूप से आपको मैंने बताया था कि 1909 में जब बंगाल का विभाजन हो रहा था उस समय कुछ रियासतें छत्तीसगढ़ से अलग करके उड़ीसा को दे दी गई थी और उड़ीसा की कुछ रियासतें छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुई थी। तो एक्चुअली में छत्तीसगढ़ में आज़ादी के समय कितनी रियासतें थी यह चीज़ बस याद रखिएगा। तो मूल रूप से 9 रियासतें थी, बस्तर, कांकेर, नांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, कवर्धा, शक्ति, सारंगढ़ और रायगढ़। इसके अलावा जो 5 शामिल हुए थे, कोरिया, चांगबखार, उदयपुर, सरगुजा और जशपुर। इस प्रकार ये 14 रियासतें थी जो कि आज़ादी के समय भारतीय संघ में विलय कर ली जाती हैं। ठीक है, अब प्रश्न याद रखिएगा कि इनमें से कौन सी रियासत थी जो सबसे पहले शामिल हुई, कौन सी रियासत थी जो सबसे बाद में साइन करती है। ठीक, 5 अगस्त 1947 को खैरागढ़ रियासत ने हस्ताक्षर कर दिए थे भारतीय संघ में विलय होने के लिए, और सबसे लास्ट में 1 सितंबर 1947 को जशपुर रियासत ने साइन किए थे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। ठीक, रियासतों के विलय में काउंसिल ऑफ एक्शन इन
छत्तीसगढ़ स्टेट इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक, सबसे पहले खैरागढ़ रियासत शामिल हुआ, सबसे लास्ट में जशपुर रियासत। ठीक, एक और चीज़ हाल ही में कुछ और प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि किस रियासत में किस वंश का शासन था। ठीक, हालांकि उसके बारे में बहुत डिटेल में तो हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा। एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन का जो एक लेवल है, आपको एक बाउंड्री ड्रॉ करना पड़ेगा कि इस मैक्सिमम इतनी चीज़ों के बारे में आप तैयारी करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर के पास कोई लिमिट नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। आप हो सकता है कि इतने सारे रियासत और एक एक वंश के नाम रट कर जाएँ, लेकिन हो सकता है एक भी चीज़ वहाँ से ना पूछा जाए। तो एफर्ट उस दिशा में लगाना है, उतना ही लगाना है जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया गया है छत्तीसगढ़ की रियासतों का संविलियन के साथ एकीकरण। मैंने बताया कि रियासतों के एकीकरण में छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन, इस संस्था का, इस बॉडी का महत्वपूर्ण योगदान था। 1946 में इसका गठन हुआ था। ठाकुर प्यारेलाल इसके अध्यक्ष थे। ठीक, और रियासतों के विलय में काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन छत्तीसगढ़, इसका महत्वपूर्ण योगदान था। ये चीज़ कई बार रिपीट हुआ है। तो नाम क्या याद रखना है ठाकुर प्यारेलाल का। कब? 1946 में। इसके अलावा रियासतों के विलय के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहला विलय कौन सा था, सबसे बाद में कौन शामिल हुआ, और इन रियासतों के विलय पत्र पर किस वंश के कौन से राजा ने साइन किया है, यह चीज़ याद रखना है। 1 जनवरी 1948 छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारत संघ में विलय कर लिया जाता है। नेतृत्व था सरदार पटेल का। सरदार पटेल को ही असल में ये काम दिया गया था, पूरे देश में जितने रियासतें हैं सभी को भारत संघ में शामिल करने का, और इनके सहयोगी थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक, सभी रियासतों ने अपने डॉक्यूमेंट्स पर, जो संविलियन का जो डॉक्यूमेंट था उस पर साइन कर दिया था, और अल्टीमेटली 1 जनवरी 1948 को इन सभी रियासतों को भारत संघ का भाग घोषित कर दिया गया। अब मैं जो चर्चा कर रहा था कि वंश के बारे में भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि बैरागी वंश के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि नांदगांव में कौन सा वंश कार्यरत था। नांदगांव में जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो रहे थे, उस समय वहाँ पे बैरागी वंश का शासन था, और इस वंश की तरफ से या इस रियासत की तरफ से रानी जयंती देवी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। बस्तर में काकतीय वंश का शासन था, और प्रवीर चंद भंजदेव ने इस पूरे डॉक्यूमेंट पर साइन किए थे। छुई खदान में भी बैरागी वंश का शासन था। ऋतुपर्ण किशोर दास ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा कवर्धा में राजगोंड वंश का शासन था। धर्म सिंह ने यहाँ पर साइन किया था। शक्ति में राजगोंड वंश का शासन था। लीलाधर सिंह ने यहाँ पर साइन किए थे, और सरगुजा में रक्सेल वंश का शासन था, जहाँ से रामानुजशरण सिंहदेव ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का भारत में विलय जो है वो अन्य राज्यों के ही समान, जो रियासत थे उनको रियासतों के रूप में, और जो ब्रिटिश प्रांत थे उनको ब्रिटिशर्स के डॉक्यूमेंट के थ्रू भारत संघ में शामिल कर लिया गया। ठीक है, इस तरीके से भारत की आज़ादी तक और रियासतों के विलय तक हम अपनी चर्चा पूरी कर चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर्स MCQ वाला टॉपिक था, ये भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इसी वीडियो के साथ में हम अपना हिस्ट्री वाला पोर्शन जो है वहाँ पर कंप्लीट घोषित करते हैं। अब इस वीडियो के अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपने स्तर पर 11 फरवरी 2024 के लिए 11 फरवरी 2024 के लिए जो एग्ज़ाम निर्धारित है, अपने स्तर पर जो तैयारी का लेवल है आप मेंटेन कीजिए। इन सभी वीडियोस को आप सप्लीमेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सिर्फ डिस्कस किए हैं, बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस करने का समय नहीं था, और अब नेक्स्ट वीडियो हमारा एग्ज़ाम के बाद ही पब्लिश होगा। ठीक है, तो आप सभी को आगामी परीक्षा के लिए 11 फरवरी 2024 को जो भी स्टूडेंट्स PSC दे रहे हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दीजिए। पर्सनल लेवल पर जो भी बेस्ट एफर्ट हो सकता है वो लगाइए, और आप ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।